डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स, टेम्परेचर में डालेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल। चलो नोट करो, इट ऑल्सो अफेक्ट टेम्परेचर ऑल्सो अफेक्ट temperature also affect the distribution of animal and on the basis of animal and on the basis of animal temperature can be on the basis of temperature, sorry, on the basis of temperature, on the basis of temperature animal can be classified into two groups. First, homeothermic और endothermic। अब देखो होम्योथर्मिक या एंडोथर्मिक, इन्हीं को हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल। वो एनिमल्स जो अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं, एक्सटर्नल चेंजेस की वजह से जिनकी बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। जैसे हम, आप सर्दियां चल रही हैं, टेम्परेचर 8 हो गया है, कुछ दिन में 4 हो जाएगा, कुछ दिन में 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, लेकिन हमारे ब्लड का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा, वो नहीं चेंज होगा। नोट करेंगे, इन दीज एनिमल्स the body temperature, in these animals the body temperature remains constant irrespective of remains constant irrespective of environmental temperature. Second, poikilothermic और एक्टोथर्मिक। इसी को बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल। नोट करेंगे, the animals in which body temperature changes with change in body temperature changes in change with their internal temperature। ठीक है, अब देखिए, एक और चीज लिखेंगे, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, रिस्पॉन्स ऑफ homeotherms
टू कोल्ड। जब ठंडी पड़ती है तो होम्योथर्म्स क्या करते हैं, कैसे अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं? ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है, दे हैव फैट टू सर्व एज इंसुलेटर। इनकी बॉडी में फैट पाया जाता है जो हीट को लॉस नहीं होने देता। नेक्स्ट पॉइंट, अब देयर हेयर trap air trap air to maintain temperature। देखो क्या होता है, हमारी बॉडी में हेयर्स पाए जाते हैं। ये हेयर क्या करते हैं, अपने बीच हवा को फंसा लेते हैं, और एयर कैसे इंसुलेटर की तरह फंक्शन करती है, इसलिए ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बॉडी की हीट को एक्सचेंज नहीं होने देती और बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती है। नेक्स्ट पॉइंट, जब ठंड पड़ती है अभी ठंडों में, तो हमारी आपकी स्किन सिकुड़ जाती है, और स्किन के नीचे जो ऊपर की तरफ जो वेसल्स होती हैं वो भी सिकुड़ जाती हैं, जिससे कि बॉडी रहता है। तो नोट करेंगे, सुपरफिशियल वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट, सुपरफिशियल वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। नेक्स्ट, मेटाबॉलिक रेट, सर्दी के समय इनकी मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाती है। मेटाबॉलिक रेट इंक्रीजेस टू राइज टेम्परेचर। बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए ठंड में बॉडी की मेटाबॉलिक रेट में बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, अब अगर गर्मी पड़ेगी तब ये क्या करेंगे, रिस्पॉन्स ऑफ होम्योथर्म्स टू हीट। अब अगर गर्मी पड़ेगी तो होम्योथर्म्स का क्या रिस्पॉन्स होगा, ठीक है, नोट करेंगे, नो स्पेस। अब जो हीटेड एरिया में हाई टेम्परेचर में पाए जाएंगे, उनमें हेयर्स के बीच में स्पेस बहुत कम होगा। नो स्पेस बिटवीन हेयर्स, एग्जाम्पल कैमल। हेयर्स के बीच में स्पेस नहीं होगा, एयर ट्रैप नहीं होगी, जिससे हीट लॉस, इंसुलेशन नहीं होगा। अब बॉडी की जो ब्लड वेसल्स होगी वो कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं होंगी, फ्लैट एंड होगी। तो सुपरफिशियल ब्लड वेसल डायलेटेड। नेक्स्ट, स्वेटिंग अकर्स बाय ग्लैंड। इनमें स्वेटिंग होती है, स्वेट ग्लैंड्स पाई जाती है और स्वेटिंग होती है। लो मेटाबॉलिक रेट, और इनकी बॉडी की मेटाबॉलिक रेट कम होती है, जिससे कि बॉडी में हीट कम जनरेट हो। इसीलिए गर्म जगह में पाए जाने वाले जो एनिमल होते हैं वो ज्यादा लेजी होते हैं, और ठंडी जगह पे पाए जाने वाले एनिमल ज्यादा हेल्दी होते हैं, एक्टिव होते हैं, इसी वजह से। क्लियर है भाई?
Yes, sir. नेक्स्ट, अब देखो ये तो थे होम्योथर्म, हम आप कैसे रिस्पॉन्स करते हैं? रिस्पॉन्स ऑफ पोइक्लियोथर्म टू एक्सटर्नल टेम्परेचर, राइट, है ना? चलिए नोट कीजिए। सर रिस्पॉन्स ऑफ के बाद क्या लिखा है, समझ नहीं आ रहा। पोइक्लियोथर्म, पोइक्लियोथर्म्स, पोइक्लियोथर्म टू एक्सटर्नल टेम्परेचर। अब ये क्या करते हैं, जैसे जो लोअर एनिमल्स होते हैं, इंसेक्ट वगैरह, ये क्या करते हैं, अर्थ में अंदर की तरफ चले जाते हैं, है ना, और अपनी बॉडी की मेटाबॉलिक रेट को गिरा देते हैं, जिस कंडीशन को हम लोग डायोपॉज बोलते हैं, है ना, या इसी को स्टेट ऑफ डोरमेंसी बोलते हैं। स्टेट ऑफ डोरमेंसी और डायोपॉज जो होता है, ये लोअर एनिमल्स, इंसेक्ट वगैरह में होता है, और उससे लोअर जो एनिमल्स होते हैं उनमें होता है ना, माइट्स में, स्नेल में, तो डायोपॉज। तो ये क्या करते हैं डायापॉज में, क्योंकि खुद तो बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते, तो ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को चेंज कर देते हैं, ऐसी जगह रहते हैं जहां एनवायरनमेंट ठीक हो। तो नोट करेंगे, इन स्ट्रेस कंडीशन लोअर एनिमल like like lower animals like insect, mites and snail, insect, mites and snail undergoes diapause. Next point, animals like moth, animals like moth, they raise body temperature animals like moth, they raise body temperature by 32 to 36 degrees centigrade by vibrating wings। तो अपने विंग्स को वाइब्रेट करते हैं और अपने बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा लेते हैं। frog and reptile lowers their body temperature, frog and reptiles lowers their body temperature through skin। At high temperature, next point है, at high temperature they undergo hibernation। ये हायर एनिमल्स के लिए होता है। At high temperature they undergo hibernation and क्या लिखा, एक बार रिपीट करना जरा। At high temperature they undergo hibernation and at ये हाई टेम्परेचर काट दो, at winters, sorry, at winters they undergo hibernation, हाई टेम्परेचर काट देना, at winters they undergo hibernation and at summers they undergo estivation।
ठीक है। Yes. वन लास्ट पॉइंट, थर्मल माइग्रेशन। साइबेरियन क्रेन, साइबेरिया में ज्यादा गर्मी सर्दी पड़ी तो भरतपुर आते हैं, इंडिया आ जाते हैं। जैसे वहां सर्दियां खत्म हुई तुरंत वापस चले जाते हैं। दैट इज कॉल्ड थर्मल माइग्रेशन। तो नोट करेंगे, एनिमल माइग्रेट फ्रॉम animal migrate from inhospitable places. Animal migrate from inhospitable places. चलिए नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट है, सेकंड है वाटर। अब देखो वाटर भी डिफाइन करता है कि कहां पे किस तरह के एनिमल पाए जाएंगे, कहां पे किस तरह के प्लांट्स पाए जाएंगे। देखो जैसे ऑस्ट्रेलिया में जितने भी एनिमल्स पाए, जितने प्लांट पाए जाते हैं, जो डेजर्टिक एरिया में पाए प्लांट पाए जाते हैं उनमें लीव्स स्पाइन में कन्वर्ट हो जाती हैं, स्टेम थिक हो जाता है, फोटोसिंथेसिस करता है, जिससे कि फूड भी बनता रहे और वाटर का लॉस कम। वैसे ही वहां पे एनिमल्स पाए जाते हैं जो बहुत कम, जैसे क्या, कंगारू रैट। तो वो क्या करता है, उसको पानी बहुत कम चाहिए होता है, और जब उसको पानी नहीं मिलता है तो वो क्या करता है, अपने फैट का ऑक्सीडेशन करता है, उसी से वाटर बना लेता है ना, और सरवाइव करता है। तो इस तरह से ऐसे एनिमल्स पाए जाते हैं जहां पे वाटर कम होता है, उसमें इस टाइप के एनिमल पाएंगे। जहां वाटर ज्यादा होता है वहां पे एनिमल और प्लांट दोनों डिफरेंट तरह के पाए जाते हैं। चौड़ी पत्तियां होंगी जहां पे पानी ज्यादा होगा, हाई ट्रांसपिरेशन रेट होगा, और ज्यादा वाटर वाले एरिया में वैसे एनिमल्स पाए जाएंगे जिन एनिमल्स में क्या होता है, बाल जिनके छोटे छोटे होते हैं, जिससे ज्यादा रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन हो, है ना, और वो अपनी हीट को इमिट आउट कर सके। तो हर जगह पे वाटर भी डिसाइड करता है कि वहां के एनिमल्स और प्लांट कैसे होंगे। तो नोट करेंगे, फर्स्ट पॉइंट, प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट। प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट dependent heavily on water, dependent heavily on water. नेक्स्ट पॉइंट, फॉर एक्वेटिक एनिमल, अब उनकी बात की जाए जो सिर्फ पानी में ही रहते हैं। फॉर एक्वेटिक एनिमल्स, द क्वालिटी ऑफ वाटर, दैट इज कॉम्पोजिशन एंड पीएच। क्वालिटी ऑफ वाटर का मतलब कॉम्पोजिशन एंड पीएच। फॉर एक्वेटिक एनिमल्स, द क्वालिटी ऑफ वाटर, दैट इज composition and pH is important, full stop. The salt concentration, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ ऑलरेडी क्वेश्चन है। The salt concentration is less than pH in inland water, नीट का क्वेश्चन है। इनलैंड वाटर का मतलब रिवर्स में। The salt concentration is less than 5 in inland water, comma 30 to 35 in sea water, 30 to 35 in sea water, and more than 100 and more than 100 in inland water. Sorry, more than 100 in hypersaline, more than 100 in hypersaline lagoons. तो जो सैलिनिटी होती है 5 होती है इनलैंड वाटर में,
30 to 35 सी वाटर में और 100 हाइपर सैलाइन लगून में। Some organism are tolerant for wide range of salinity. सर ये पॉइंट रिपीट कर दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट बेटा है ना, हाँ ठीक है। सम ऑर्गेनिज्म आर टॉलरेंट टू वाइड रेंज ऑफ salinity. They are called यूरीहैलाइन। जैसे बताया था ना यूरीथर्मल, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ज्यादा टेम्परेचर की वो इसकी सॉरी सैलिनिटी की रेंज को झेल सकते हैं, उनको बोलते हैं यूरीहैलाइंस। एंड some organism bear low range of salinity. Some organism bear low range of salinity. They are called stenohaline. Some organism bear लो रेंज ऑफ सैलिनिटी, है ना। तो जैसे हमने पढ़ा था यूरीथर्मल, स्टेनोथर्मल, उसी तरह से यूरीहैलाइन और स्टेरोहैलाइन होते हैं। ठीक है, यस सर। ठीक है। और एक और लिखे नोट करके, नोट, ये भी नीट का क्वेश्चन है। नोट करेंगे। इन कंट्रीज, नोट करके, इन कंट्रीज हैविंग रेनफॉल heavily during winters. In countries having rainfall heavily during winters and low rainfall during summer. In countries having rainfall heavily during winter and low rainfall during summer, they have sclerophilus. They have sclerophilus forest. अब ये क्या होते हैं भाई? They have sclerophilus forest. The plants are shrub, झाड़ी की तरह होंगे। The plant are shrub, comma, stunned height, low height होगी। Shrub, the plant are shrub, stunned height and thick and green leaves.
thick and ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नोट ये था, ये जो मैंने स्क्लेरोफाइल स्टिल्स लिखा है ये नोट में था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, the region, next point, the region where rainfall is scanty, the region where rainfall is scanty have xerophytic vegetation, xerophytic vegetation, have xerophytic vegetation, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, यस सर। हाई टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करके लिखेंगे चाहे स्टार बना लो। हाई टेम्परेचर increase the capacity of air to retain moisture. High temperature increases the capacity of high temperature increases the capacity of air, the capacity of air to retain moisture and causes lower relative humidity। मतलब भाई साहब अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ एयर, एयर की वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी और जिसकी वजह से रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक है। ये रिलेशनशिप याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट, इंस्ट्रूमेंट which is used to calculate moisture is called, क्या कहते हैं बताओ भाई, मॉइस्चर को कैलकुलेट करने वाले इंस्ट्रूमेंट का नाम बताइए। ह्यूमिडिफायर। नहीं भाई, ऐसा मैंने कोई इंस्ट्रूमेंट आज तक नहीं सुना। और कौन बताएगा ऐसा? अरे यार ऐसे मत बोलो भाई, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो टेम्परेचर की, जो ह्यूमिडिटी को कैलकुलेट करता हो। यार फिजिक्स में भी पढ़ा होगा यार, ये बायोलॉजी की चीज थोड़ी ना, नोट कर लो। मॉइस्चर मीटर। हाँ, मॉइस्चर को जो कैलकुलेट करता है, ह्यूमिडिटी को। मॉइस्चर मीटर ना भाई, ऐसा कोई मीटर नहीं होता, दैट इज कॉल्ड साइक्रोमीटर और हाइग्रोमीटर और थर्मो हाइड्रोग्राफ। थर्मो हाइड्रोग्राफ, इनमें तीन में से कुछ भी बोल दो इसको। क्लियर भाई? नॉर्मली फिजिक्स में आप हाइग्रोमीटर पढ़ते हैं या हाइग्रोमीटर बोलते हैं, क्योंकि हाइग्रो वर्ड का मतलब ही होता है मॉइस्चर। यस सर।
है ना? ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। अब आ जाते हैं थर्ड फैक्टर, दैट इज लाइट। तो हमने टेम्परेचर पढ़ लिया और वाटर पढ़ लिया, अब लाइट पे आ जाइए। नेक्स्ट, many species of a small plant many species of a small plant growing in forest are adapted to photosynthesis adapted to photosynthesis under very low light condition as they are overshadowed by canopy of tall plant। तो देखो भाई, जो ऊंचे ऊंचे प्लांट होते हैं ना, उनके नीचे, जैसे अमेज़न रेन फॉरेस्ट, घाना की फॉरेस्ट, उनके नीचे जो प्लांट उगते हैं उन तक लाइट पहुंच ही नहीं पाती है। तो उन्होंने अपने आप को एडेप्ट कर लिया है कि वो लो फ्रीक्वेंसी फोटोसिंथेसिस करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। जैसे आप अपने घर में ला करके जो इंडोर प्लांट रखते हैं, वो प्लांट होते हैं जो लो इंटेंसिटी में फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो वही आपको बोलता है, गार्डन बोलता है भैया एक काम कर रहा है, इसको अपने घर के अंदर रखो, हफ्ते में एक बार धूप दिखा देना। तो रीजन ये होता है कि वो लो इंटेंसिटी में अपनी फोटोसिंथेसिस करने में कैपेबल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अब जो लो इंटेंसिटी लाइट पे रहने वाले एनिमल हैं, वो रात को निकलते हैं। लीमर हो गया आपके, है ना, जितने भी नॉक्टर्नल एनिमल्स होते हैं, तो नोट करेंगे वो सब एडेप्टेड है लो लाइट इंटेंसिटी के लिए। एनिमल्स फॉर विच low light is important for animals for which low light is important, they use light for reproductive and migratory activity। अच्छा, ओशंस में भी ऐसा होता है कि 500 मीटर के नीचे लाइट नहीं जा पाती है। अब उससे नीचे जो भी एनिमल रहते हैं उनको लाइट का पता ही नहीं होता। सो दे आर अनअफेक्टेड विद द चेंज इन द लाइट, है ना। वो इस ये जो लाइट का सिनेरियो है, इससे इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो नोट कर लेंगे, in deep, that is more than 500 meter in oceans, in deep, that is more than 500 meter in oceans, the environment is purely dark। In deep, that is more than 500 meter in oceans, more than 500 meter in oceans, environment is purely dark, inhabitant are not aware with inhabitant are not aware with the existence of
light hence light do not impart any effect. अब देखिए, अब यहां पर हमें सेकंड चीज क्या करनी है, सो सेकंड हेडिंग डालेंगे लाइट इन रिलेशनशिप टू प्लांट. सो लाइट इन रिलेशनशिप विथ प्लांट. अब देखो लाइट का रिलेशनशिप से प्लांट से क्या लेना देना, आपको पता है लाइट प्लांट का लाइट से ही सब कुछ लेना देना है, ठीक है, उसके लिए लाइट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. तो लाइट क्या क्या प्लांट के लिए करती है, मतलब लाइट से क्या क्या प्लांट में होता है, एक तो फोटोसिंथेसिस होती है, यू नो दैट वेरी वेल, है ना. उसके अलावा क्या क्या होता है नोट करेंगे. फर्स्ट, क्लोरोफिल प्रोडक्शन, लाइट इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफिल प्रोडक्शन, है ना. सेकेंड, हीटिंग इफेक्ट या हीटिंग एक्शन, इसके लिए लाइट इंपॉर्टेंट है. ट्रांसपिरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपिरेशन के लिए लाइट इंपॉर्टेंट है ना. और किसके लिए इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट. तो प्लांट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो भी लाइट पे डिपेंडेंट होता है. हाँ रेहान सही बात है, गैसेस एक्सचेंज के लिए बिल्कुल सही बात है, गैस एक्सचेंज के लिए बिल्कुल सही बात है ना. अब देखो नेक्स्ट क्या सर चीज है. सर नेस्टिक मूवमेंट भी हो सकता है. हाँ नेस्टिक मूवमेंट होता है, लेकिन वो क्या ना कि प्लांट की फिजियोलॉजी नहीं है, वो प्लांट के डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई इफेक्ट नहीं डालती है, वो तो फोटोसिंथेसिस का पार्ट है. ठीक है, नेक्स्ट नोट करेंगे वेजिटेटिव डेवलपमेंट, है ना, वेजिटेटिव डेवलपमेंट. तो जो लाइट है वो प्लांट के वेजिटेटिव डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है. कैसे, तो वेजिटेटिव डेवलपमेंट में दो तरह के प्लांट पाए जाते हैं अगर हम वेजिटेटिव डेवलपमेंट की बात करें. एक होते हैं हीलियोफाइट्स, दूसरे वाले पूछे हुए हैं नीट में भी और ये बोर्ड में भी कई बार पूछे गए स्कायोफाइट्स. कोई बता सकता है स्कायोफाइट्स क्या होते हैं? कैन समबडी टेल मी व्हाट आर द स्कायोफाइट्स? चलिए नोट कीजिए. Heliophytes are those plants which require high intensity of light. Heliophytes are those plants which require high intensity of light second. Skyophytes are those plants which require very low intensity of light. ये वो प्लांट होते हैं जो छायादार जगह पे उगते हैं, उनको हम स्कायोफाइट्स बोलते हैं. अगर जैसे मनी प्लांट आपका स्कायोफाइट्स, आप उसको ज्यादा धूप पे रखोगे खराब हो जाएगा, है ना. तो वो जितने सारे इंडोर प्लांट जो आप घर में अंदर रखते हो गमले में, वो सब स्कायोफाइट्स है ना. अब नेक्स्ट है नोट करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट है फोटो पीरियड. अब देखो फोटो पीरियड आप सबको पता होगा, फोटो पीरियड. नेक्स्ट पॉइंट है फोटो पीरियड, जिसके लिए लाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है. तो नोट करेंगे फोटो पीरियड क्या है. टोटल लेंथ ऑफ डे लाइट पीरियड, टोटल लेंथ ऑफ
daylight period in which plant are exposed is called photoperiod. They show effect of vegetative growth as well as flowering of plant. अब देखो फोटो पीरियड के बेसिस पे प्लांट को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो पहले होते हैं शॉर्ट डे प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट वो होते हैं जिनको 6 घंटे से कम लाइट चाहिए होती है। इंपॉर्टेंट एग्जांपल डेटूरा है ना, और कैनबिस। दूसरे होते हैं लॉन्ग डे प्लांट, वो जिनको 8 घंटे से ज्यादा लाइट चाहिए होती है। वो प्लांट जिनकी फ्लावरिंग होती है गर्मियों के टाइम पे। ब्रेसिका मतलब मस्टर्ड, ब्रेसिका। थर्ड, डे न्यूट्रल प्लांट, जिनके ऊपर लाइट का कोई फर्क नहीं पड़ता, डे न्यूट्रल। ये वो प्लांट है जो 12 महीने ग्रो करते हैं, 12 महीने फ्लावरिंग करते हैं। निकोटिना, तंबाकू। ठीक है, तो फोटो पीरियड के बेसिस पे हमने प्लांट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। फोटो पीरियड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट। अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, रिलेशनशिप ऑफ एनिमल्स विद लाइट। रिलेशनशिप ऑफ एनिमल्स विद लाइट। अब आखिर लाइट का एनिमल्स के ऊपर क्या फर्क पड़ता है ना? एनिमल्स हाउ डू दे मेंटेन। ठीक है, तो नोट करिए, हीटिंग इफेक्ट, लाइट ज्यादा पड़ती है तो हीटिंग ज्यादा बढ़ती है। हीटिंग इफेक्ट इंक्रीजेस मेटाबॉलिक रेट ऑफ एनिमल्स। Heating effect increases metabolic rate of animal by ionization of protoplasm. Full stop. Repeat, sir. Heating effect increases metabolic rate of animal by ionization of protoplasm. तो लाइट ज्यादा पड़ने से प्रोटोप्लाज्म का आयोनाइजेशन होता है, जिसकी वजह से इसकी एनिमल्स की मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, द एनिमल्स lives in poor light. The animal lives in poor light, have low metabolic rate. Next point, रिप्रोडक्शन में क्या फर्क पड़ता है, नोट करेंगे। लाइट ऑल्सो अफेक्ट
the reproduction of animals. Light also affect the reproduction of animal. Birds in birds, gonad becomes active. In birds, gonad become active during high light intensity. And some animals like sheep, deer and goat, and some animals like sheep, deer and goat they become active for reproduction at low light intensity. They become active for reproduction at low light intensity. अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आप देखेंगे जो गर्म जगह पे पाए जाने वाले एनिमल होते हैं इनकी स्किन जो होती है लाइट कलर की होती है, और जितने डार्क जगह जो जितने कोल्ड एरिया में पाए जाने वाले एनिमल होंगे उनकी स्किन डार्क कलर होगी। ये सिर्फ लाइट को, जैसे कैमल होता है वो पाया जाता है हाई टेम्परेचर में, उसकी स्किन जो होती है वो लाइट कलर की होती है जिससे कि वो हीट को एब्जॉर्ब ना करे। और कुछ एनिमल्स होते हैं जो बहुत ठंडी जगह पाए जाते हैं उनकी स्किन डार्क होती है जिससे कि हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब करें। तो नोट करेंगे pigmentation, that is skin color. Pigmentation, that is skin color, is influenced by light in animals. Next point. The phenomena of movement of animal, the phenomena of movement of animal with respect to the light, the phenomena of movement of animal with respect to the light is called phototaxis. Is called phototaxis. ठीक है, इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोटैक्सिस। ठीक है, जिसमें लाइट की वजह से, तो चाहे एनिमल लाइट की डायरेक्शन में मूव करे चाहे अवे फ्रॉम लाइट, अगर लाइट की वजह से किसी एनिमल में मूवमेंट हो रहा है तो हम उसको फोटोटैक्सिस कहते हैं हम लोग। क्लियर है भाई? ठीक, अब नेक्स्ट जो फैक्टर है उसको हम लोग कहते हैं एडाफिक फैक्टर, है ना, मतलब दैट इज अ सॉइल। तो नोट करेंगे, नेक्स्ट फैक्टर इज सॉइल। सॉइल हमारा हो गया नेक्स्ट फैक्टर। चलिए नोट करिए, हेडिंग डालिए सॉइल। अब देखो सॉइल कैसे डिपेंड, सॉइल किस किस चीज से बनती है। तो जैसे एक प्रोसेस होती है पेडोजेनेसिस। पेडोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, है ना। सो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड पेडोजेनेसिस। ठीक है,
पेडोजेनेसिस इज द प्रोसेस विच इज कॉल्ड फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, है ना। अब देखिए, चलिए नोट करिए। तो नेक्स्ट एडाप्टिव फैक्टर है सॉइल। अब सॉइल किस बात पे डिपेंड करेगी? सॉइल किसी भी जगह पे पाई जाने वाली सॉइल ये बहुत सारी चीजों को डिपेंड करेगी, जैसे कि वहां टेम्परेचर कैसा है, वहां पे मॉइस्चर कैसा है, वहां पे जो नीचे बेस है, जमीन का बेस है, रॉक है या फिर क्या है, सैंड है, क्या चीज है वहां पे, है ना, उसमें विदरिंग कैसे हो रही है, ठीक है। और वहां पे जो सॉइल इस बात पे भी डिपेंड करेगी कि वहां पे जो सॉइल के ग्रेन्यूल्स उनका साइज क्या है ना, नंबर ऑफ द फैक्टर। तो नोट करेंगे, soil depend on climate and weathering process. Soil depend on climate and weathering process. Weathering जानते हो आप क्या होता है? Can somebody tell me what is weathering? Soil depends on climate and weathering Sir, process. the breaking up of mountains into small pieces due to the change in temperature and rainfall are called weathering. Very good, very good. बहुत बढ़िया, शाबाश। हम लोग पढ़ चुके हैं इसमें क्या बोलते हैं, मैंने आपको बताया था सॉइल फॉर्मेशन, नहीं बताया, नहीं सॉरी, अभी आपको नहीं बताया और को बताया। तो हम लोग को इनफैक्ट पढ़ेंगे, वेरी गुड, हम लोग पढ़ेंगे अभी। एक प्रोसेस होती है, तो हाइड्रोसियर की प्रोसेस पड़ेगी और सॉइल फॉर्मेशन की प्रोसेस जो मैंने आपको बताया पीडोजेनेसिस, तो उस प्रोसेस में हम लोग पढ़ेंगे सॉइल बनती कैसे है, ठीक है। तो नोट करेंगे द, देखो भाई, जो भी पॉइंट आप लोगों को नहीं समझ में आए, कोई भी टर्म नहीं समझ में आए, प्लीज पूछिए। वो अलग बात है कि हम लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं, स्टिल आप लोग बोर्ड देने जा रहे हैं, तो और आपको बिल्कुल पूछना चाहिए अगर कहीं पे कुछ नहीं समझ में आता है। एनीबडी नोट कीजिए, soil depend on the climate and withering process characteristic, full stop, characteristic of soil, characteristic of soil such as soil composition, characteristic of soil such as soil composition, comma, grain size, comma, aggregation, and water holding capacity, and water holding capacity define the type of soil. सर, characteristics of soil एक बार और रिपीट कीजिएगा। Characteristic of soil such as soil composition, comma, grain size, aggregation, water holding capacity of soil determine the type of soil. ये सब वो कैरेक्टरिस्टिक हैं जो सॉइल के टाइप को, सॉइल के नेचर को डिटरमाइन करती है, किस तरह की सॉइल कहां पे पाई जाती है, ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट हेडिंग आप इसी में डालेंगे, प्रोसेस ऑफ या प्रोसेस ऑफ जेनेसिस ऑफ सॉइल, प्रोसेस ऑफ process of genesis of soil।
इसे हम लोग बोलते हैं पेडोजेनेसिस। ठीक है, सो पेडोजेनेसिस क्या होता है? ठीक है, देखो, तो मैं आपको फ्लो चार्ट इसका बताता हूँ, फिर आपको बता देता हूँ कैसे कैसे होता है। मैं ड्रॉ करके बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर जगह पे पेरेंट रॉक होती हैं, जिनसे एक्चुअल में सॉइल बनती है। पेरेंट रॉक, जो पेरेंट्स रॉक होती हैं, ये टूटती फूटती हैं, और इनमें क्या होती है, फिजिकल वेदरिंग होती है। फिजिकल विदरिंग मतलब कि टेम्परेचर क्या होता है, दिन में हाई होता है और रात में लो टेम्परेचर होता है ना? तो हाई टेम्परेचर से रॉक एक्सपेंड होती हैं और लो टेम्परेचर से रॉक्स क्या होती हैं, एक कांटेक्ट होती हैं। इस सिकुड़ने और फैलने के चक्कर में ये छोटे-छोटे पार्टिकल में टूटती रहती है। ठीक है? तो जैसे हीटिंग हो गया, एक तो हो गया फिजिकल वेदरिंग, हीटिंग हो गया, दूसरा फ्रीजिंग हो गया। तो हीटिंग और फ्रीजिंग की वजह से रॉक ब्रेक होती हैं फिजिकली। तो ये एक तरह से फिजिकल वेदरिंग हो गई, है ना? फ्रीजिंग हो गया, ग्लेशिएशन हो गया। ग्लेशियर जब कहीं चलता है तो उसमें जितने पत्थर होते हैं वो ब्रेक होते जाते हैं, इसको ग्लेशिएशन बोलते हैं। ठीक है? आप देखो, जब पेरेंट रॉक की फिजिकल वेदरिंग होती है तो वो टूट-टूट करके छोटे-छोटे पार्टिकल में ब्रेक हो जाती है। तो इट डिसरप्ट इनटू फ्रैगमेंट्स, छोटे-छोटे फ्रैगमेंट में टूट जाती है। उसके बाद क्या होता है, इसमें केमिकल विदरिंग होती है। केमिकली रॉक टूटती है। अब केमिकल विदरिंग क्या होती है? केमिकल विदरिंग में कुछ प्लांट्स आकर के, है ना, जैसे कि लाइकेन होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, लाइकेन आते हैं, वो अपने राइजोइड से केमिकल छोड़ते हैं जिससे रॉड ब्रेक होती है। दूसरा, फंजाई आते हैं। फंजाई अपनी बॉडी से बाहर एंजाइम रिलीज होते हैं जिससे रॉक टूट के ब्रेक होती है। बैक्टीरिया होते हैं, ये सब अपनी बॉडी से बाहर, क्योंकि सब में एक्सटर्नल डाइजेशन पाया जाता है, तो बॉडी से बाहर केमिकल रिलीज होते हैं जिससे लॉक ब्रेक होती है। ठीक है ना? दूसरा क्या होता है, ऑक्सीडेशन। रॉक में जैसे आयरन हुआ, उसका ऑक्सीडेशन होता है ना? बहुत सारे कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होता है और बहुत सारे कंपाउंड का रिडक्शन होता है। तो दूसरी केमिकल प्रोसेस कैसे होगी, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से। एनवायरनमेंट से, एयर से उसके जो केमिकल मिनरल्स हैं वो रिएक्ट कर रहे हैं और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस हो रही है, उससे भी केमिकल विदरिंग होती है। ठीक है? हाइड्रोलिसिस, वाटर के मॉलिक्यूल ब्रेक होते हैं, उससे भी रॉक में केमिकल विदरिंग होती है। और हाइड्रेशन, बहुत सारी रॉक्स वाटर को एब्जॉर्ब करके हाइड्रेट हो जाती हैं और उससे भी रॉक ब्रेक होती है। तो इतनी प्रोसेस होती है जिससे केमिकल विदरिंग होती है। केमिकल विदरिंग तो पहले फिजिकल विदरिंग हुई रॉक की, फिर केमिकल विदरिंग हुई। अब क्या हुआ, पार्टिकल और छोटे-छोटे हो गए। सो नाउ दे कन्वर्ट इनटू फाइन एंड स्मॉलर। तो फाइन और स्मॉलर मिनरल में कन्वर्ट हो गए। अब कैसा होता है, अब यहां पर स्टार्ट होती है पेडोजेनेसिस। सॉइल के बनने की प्रोसेस। अब यहां पर लाइकेन प्ले इंपॉर्टेंट रोल। लाइकेन यहां पे अपना रोल प्ले करते हैं। अब ये क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर ऐड करते हैं। मरते जाते हैं, पुराने लाइकेन इकट्ठा हो जाते हैं, जिससे ऑर्गेनिक मैटर वहां पे एडेड हो जाता है। तो ऑर्गेनिक मैटर ऐड हो जाता है, फिर क्या होता है, ठीक है,
कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है ना। वाटर की होल्डिंग करते हैं, तो सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बन जाती है, जिससे क्या होता है, सॉइल प्रोफाइल का डेवलपमेंट हो जाता है। सॉइल सॉइल प्रोफाइल डेवलपमेंट, तो जिससे सॉइल की प्रोफाइल का डेवलपमेंट हो जाता है। क्लियर है भाई? इसको आप नोट कर लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द सॉइल जेनेसिस ऑफ सॉइल, तो आपको यही लिख के आएंगे, यही डायग्राम बना के आएंगे। क्लियर है ना भाई? सबको समझ में आ रहा है ना? यस। ठीक है। मैसेज कीजिएगा इसको कंप्लीट करके। डन हो गया क्या भाई? नो। क्या क्या फूफा जी शांत हो गया? सर ऑर्गेनिक कंपाउंड के बाद क्या लिखा है? ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक कंपाउंड, और फिर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ये वाटर होल्डिंग लिख लो। डन। डन। ठीक है, तो देखो ये हो गई सॉइल सॉइल फॉर्मेशन। अब क्या है कि एक डायग्राम है ना, तो वेट लेट मी सर्च द डायग्राम।
एक मिनट को मेरा ही बनाया हुआ डायग्राम है, वो आप और उससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और वो इम्पोर्टेंट डायग्राम आपको बताना है, कई आप नीट के नीट में सारे डायग्राम एक्चुअली कई सारे ओरिजिन और कई सारे लेयर्स दे रखे हैं। तो वो डायग्राम आपको बनाना होगा, है ना। थोड़ा सा मुझे मेल से डाउनलोड करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो देख रहा है क्या आप लोगों को डायग्राम दिखाई दे रहा है भाई, दिख रहा है? Yes, sir. बस इसको आप लोगों को डाउनलोड वो करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। इसमें क्या है ना, कि हमने सॉइल को कई सारे पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, कई सारे पार्ट में डिवाइड किया हुआ है सॉइल को, है ना। तो सॉइल प्रोफाइल को हमने कई सारे पार्ट में डिवाइड किया है। अब देखो यहाँ पर ऊपर में ये क्या है, ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं ओ होरिजन, फिर ए होता है, फिर बी होता है, फिर सी होता है, फिर आर होता है। ओ को भी हमने O1 और O2 में डिवाइड किया है, ए को भी A1 और A2 में डिवाइड किया है, बी होरिजन हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो पहला वाला जो है इसमें मिनरल मैट्रिक्स पाए जाते हैं, मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ अगर आपको दिख रहा होगा, इसमें मिनरल मैट्रिक्स पाए जाते हैं, है ना। और दूसरा वाला आप देख पा रहे हैं कि इसमें क्या है कि ये वाला फाइन और पार्शियली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है ओ ओरिजिन में। अब उसके नीचे आ जाते हैं इस वाले ए वाले में, तो A1 में आते हैं डार्क रिच ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, एंड सॉइल इज कॉल्ड ह्यूमस, ठीक है ना। ऑर्गेनिक मैटर, सॉइल इज कॉल्ड ह्यूमस। अब आ जाते हैं हॉरिजन ए में, लाइट लार्ज एंड मिनरल पार्टिकल, ठीक है। इसमें क्या पाए जाते हैं, लाइट ऑर्गेनिक मैटर, इसको हम पीटजोलिक और एलुवियल सॉइल बोलते हैं। इसका बी ओरिजिन में क्ले, आयरन, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और ऑर्गेनिक मैटर, और इसको हम लोग डार्क कलर्ड का होता है, ठीक है, सिलिका रिच होता है, और इसको इल्यूवियल जोन बोलते हैं। एलुवियल जोन, इल्यूवियल जोन दोनों पीटजोलिक जोन, ये सब पूछे हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है।
आप इसके नीचे सी ओरिजिन आता है, इनकम्प्लीटली विदर्ड रॉक, जिनमें इनकम्प्लीट विदरिंग हो रखी है रॉक में। नीचे आर ओरिजिन आता है, दैट इज अनविदर्ड रॉक्स आती हैं। ये सॉइल का प्रोफाइल है। ऊपर टॉप सॉइल है, नीचे वाले देखो टॉप सॉइल में कौन-कौन आती हैं, तो ओ, ए और बी टॉप सॉइल में आती हैं और सी और आर जो होती हैं, ये आती हैं तो सब सॉइल में आती हैं। ठीक है? आप ये बना लीजिए, पूछा जाता है ओवन होरिजन में कौन-सा पाया जाता है, ए होरिजन में कौन-कौन पाए जाते हैं पार्ट, राइट? तो इसको आप लोग ड्रॉ कर लीजिए। और हो जाए तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, ठीक है ना? अगर आप ड्रॉ कर रहे हैं तो फिर मुझे मैसेज कीजिएगा। सर ये फ्रंट पे क्या आ रहा है? रुको मैं इसको फिर से एक बार रिमूव करके फिर से वो करता हूँ। ये पता नहीं क्या आने लगता है बीच में। खुला तो कुछ नहीं। अच्छा डन हो गया भाई सबका? कर ले सबने?
चलो तो हो गया सबका, ठीक है, फिर मैं रिमूव कर रहा हूं, है ना।